हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए हैं कि पूर्णांक 40 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। कुल प्रश्न 19 है। ठीक है, 1 से 7 तक जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर करना है आपको। इसी तरह से जो है आपका क्या चीज़ है कि प्रश्न संख्या जो है 8 से 14 तक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है और इनमें से भी 5 प्रश्न का उत्तर करना है। प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय हैं 250 शब्द में और 5 अंक इसके लिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। ठीक, चलिए। तो इसमें से जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या चीज़ है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। तो देखिए आप इसका आंसर, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी जो है मेटरलिंक ने ही किया था। अच्छा, ये वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन जो है 1815 में हुआ था। नोट कर लेंगे अगले मॉडल सेट के लिए क्वेश्चन। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। ठीक है, और अगले मॉडल प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मेटरनिख ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए, आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल जो है 1818 में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, लेकिन ये जो है स्थापित किया गया था तो ये फेल कर गया। ठीक है, सफल नहीं हो पाया। लेकिन फिर से जो है 1851 में मुंबई में स्थापित किया गया, फिर भी यह असफल रही। ठीक है, तो जो सबसे सफल कारखाना स्थापित किया गया वो कब किया गया, 1854 में। कहाँ, मुंबई में ही कावसाजी डाबर द्वारा। ठीक है, जिसमें उत्पादन जो है कब से शुरू हुआ, 1856 में। तो इसका जो निचोड़ है आप लोग के सामने रख दिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो आप जानते ही हैं कि वैसा फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और जून जुलाई जो होता है यानी वर्षा ऋतु होता है, तो जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं और आपका जो है अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका। अच्छा, आप बताइए हमको मूंगफली जो है वो किस प्रकार का फसल होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा आप लोग। अच्छा, इसी तरह से आपका आ जाता है रबी फसल। तो रबी फसल हम लोग किसे कहते हैं, तो जिसको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और जून जुलाई में काट लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रबी फसल बोलते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब। और जायद फसल किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग गर्मी के दिनों में बोते हैं ना, मई जून हो गया। उसमें जो है लत्ते वाली फसल, तिलहन, दलहन, ये सब सारा आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। जो लोकतंत्र है इसकी कोई 2 चुनौतियों को लिखने बोला है। तो लोकतंत्र की जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो निम्नलिखित है। पहला चुनौती क्या चीज़ है कि लोकतंत्र की स्थापना। अच्छा, अब देखिए, विश्व के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इस हिस्से के देशों में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को हटाने तथा एक संप्रभु तथा सक्षम शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला चुनौती क्या चीज़ है, लोकतंत्र की स्थापना। तो इसमें जो है अभी बहुत सारे देशों में भी लोकतंत्र नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन देशों में पहले जो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको समाप्त करना पड़ेगा और ये लोकतंत्र की स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती। इसलिए अगर लोकतंत्र को समझना होगा तो पहले शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, अगला चुनौती देख लीजिए। अगला चुनौती क्या चीज़ है, गरीबी।
अच्छा, बढ़ती गरीबी की समस्या लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास के लिए जरूरी है देश की जनता के बीच अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम से कम हो, तभी तो संभव हो पाएगा, तभी तो लोकतंत्र ठीक ढंग से चल पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? अच्छा, तो समवर्ती सूची टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, टोटल 3 सब्जेक्ट हो गए। एक हो गया आपका केंद्र सूची वाला, एक राज्य सूची वाला हो गया, और तीसरा क्या हो गया? समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जिसमें केंद्र कानून बनाते हैं, ठीक है, राज्य सूची में जिसमें राज्य कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची क्या हो गया? तो कुछ वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर कौन कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल करके। वैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा को केवल राज्य सरकार पर ही नहीं डाल दिया जाता है। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण, विवाह, तलाक, बिजली। अच्छा, इसमें आपका जनसंख्या भी आ जाएगा, परिवार नियोजन, जनसंख्या तो उसमें होगा केंद्र सूची में। ठीक है, अच्छा, परिवार नियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर जो है इसका, मुद्रा की सहायता से जो है वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर सकते हैं? हम क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? मुद्रा को विनिमय का माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो विदेशी निवेश हम लोग किसे बोलते हैं? कि जब कोई बाहरी देश जो है हमारे देश में निवेश करती है ना, जब कोई बाहरी देश जो है ये हमारे देश में निवेश करती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बताना। विदेशी निवेश बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। कि जब ये असहयोग आंदोलन हुआ था, कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, और इस आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं? तो निम्नलिखित तरीके हैं। पहला, जब यह असहयोग आंदोलन हो रहा था, ठीक है, तो सभी सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी गई, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया गया। ये 29 क्या आ गया यहाँ पे? ठीक है, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया गया। अच्छा, सेकंड क्या चीज़ है? कि यह सहयोग आंदोलन का प्रारंभ शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से प्रारंभ हुआ। ठीक है, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिया था, मद्रास के अतिरिक्त प्रायः सभी प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब दुकानों की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी जो कपड़े थे उसकी होली जलाई गई। ठीक, इसी तरह से देख लीजिए पॉइंट नंबर 4, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, देश में खादी का प्रचलन और उत्पादन बढ़ा। तो ये सब जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हो रहा था। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला कर दिया। तो ये सब जो है असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों ने किया था। अच्छा, अब आपको बताना है कि ये जो असहयोग आंदोलन है तो किस घटना के फलस्वरूप जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? क्या यह चोरी चोरा कांड था? चोरी चोरा कांड, अगर यह था चोरी चोरा कांड तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चोरी चोरा कांड जो था वो कब हुआ था। ठीक, चलिए तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 तक, जानते ही हैं। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो इसके पीछे ना बहुत सारे कारण थे। कि देखिए, ब्रिटिश कारखाने जो है सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। ठीक है, कि ब्रिटिश कारखाने जो थे वो सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया।
ठीक है, एक विशाल देसी बाजार मिल गया। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या चीज़ है कि भारतीय कारखानों में भी जो है फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। ठीक, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, क्या चीज़ है, नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम मिल गया, उद्योगपतियों के साथ साथ मजदूरों को भी फायदा हुआ, उनके वेतन में बढ़ोतरी होने से उनकी कायापलट हो गई। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या चीज़ है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देखकर जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वदेशी चीज़ों के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को और अधिक बढ़ावा मिला। ठीक है, और इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो जिनका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें प्रकृति द्वारा पुनः पूर्ति कर दी जाती है। जैसे क्या हो गया, पेड़ पौधे, वायु, अच्छा जल को पहले कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर आपका गैर नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया, तो जिसका हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं और जिसकी समाप्ति पर प्रकृति द्वारा जो है पुनः पूर्ति संभव नहीं है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन ना, और जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब आपका हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? ये जो दबाव समूह होती है ना, जो सरकार पे दबाव डालने का काम करती है, यानी ये जो है एक तरह से विपक्ष होते हैं। ठीक, तो बोल रहे हैं इसकी जो गतिविधियां हैं सरकार के कामकाज को कैसे उपयोगी होती है। ठीक, तो निम्नलिखित कारण से होते हैं जी। पहला पॉइंट क्या चीज़ है कि आम नागरिकों की ज़रूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं। ये दबाव समूह जो हैं शासकों के ऊपर दबाव डालकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह है तो सरकार पे दबाव डाले गए हैं। ठीक है, सरकारें अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिकों की ज़रूरतों और समस्याओं से सरकार को अवगत कराते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या चीज़ है कि सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। मतलब सरकार कोई मनमानी नहीं कर सकते हैं। सरकार पर अधिक कोई एक समूह अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है तो दूसरा समूह उसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि नीतियां उस तरह से ना बनाई जाएं। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, ये समूह सरकार पर अंकुश बनाए रखते हैं तो सरकार को भी ये पता चलते रहता है कि समाज के विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है हितों के बीच सामंजस्य बिठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका आप शॉर्टकट में भी इस तरह से आंसर कर सकते हैं। देखिए ज़रा कि दबाव समूह क्या क्या कर सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं ये। पहला, दबाव समूह जो है सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। दबाव समूह जो है सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। दबाव समूह जो है आंदोलन के माध्यम से आम जनता या आम सरकार को जो है समस्याओं से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। अच्छा, ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट की व्याख्या करें। ठीक है, तो श्रीलंका जानते ही हैं भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है और लेकिन इसकी जो अभी वर्तमान राजधानी वो क्या चीज़ है, महिला जयवर्धने कोटेपुरम ना। तो ये है आपका श्रीलंका की नई राजधानी। अच्छा देखिए, और ये जो है आकार में किसके बराबर है, हरियाणा के बराबर है। इसकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर ही है। इसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक है सिंहली, ठीक है, एक क्या चीज़ है, सिंहली है, एक सिंहली बोलते हैं। सिंहली वाले कितने परसेंट है, 74% है। सिंहली कितने परसेंट है, 74% है। तमिल 18% और ईसाई जो है, ईसाई कितने परसेंट है, 7% वाले हैं।
ठीक है। तमिल भाषा जो है वो दो प्रकार है, एक श्रीलंकाई तमिल और दूसरा क्या चीज़ है, भारतीय तमिल। जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए हैं उन्हें श्रीलंकाई तमिल कहते हैं, जो भारत में पैदा हुए इसे भारतीय तमिल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रीलंका की जातीय बनावट जो है वो जटिल है। ठीक है, यहाँ श्रीलंका कर लीजिएगा। श्रीलंका की जातीय बनावट क्या है, जटिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको बैंक उसी तरह से लोन नहीं दे देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बैंक आपके पास कुछ शर्त रखते हैं। तो क्या क्या शर्त रखते हैं, देखिए, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या चीज़ है, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। ऋण लेने के लिए फिर गारंटर का होना आवश्यक है। ठीक है जी। अच्छा, समर्थक ऋणाधार क्या चीज़ होता है, समर्थक ऋणाधार, बैंक जो है आपसे समर्थक ऋणाधार, ठीक है, मतलब जिस टाइम आप अगर लोन नहीं चुका पाते हैं तो उस टाइम आपको समर्थक ऋणाधार के रूप में कुछ रखना पड़ता है ना। यही जो सेकेंड पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समर्थक ऋणाधार बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि WTO ना, विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य हैं, किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखने बोला हुआ है। तो WTO है, ठीक है जी। तो इसके निम्नलिखित उद्देश्य, पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। ठीक है, अब ट्रेड है तो ट्रेड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले तो जाना है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या चीज़ है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। ठीक, और थर्ड पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 4, यह कुछ नियम व शर्तें बनाता है जिन्हें सभी सदस्यों को अपनाना पड़ता है। अच्छा, अब ये जो WTO है, तो WTO का जो है गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेक्शन 3 का है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, और इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आप लोगों को। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपका कि 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति जो है निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा, ये ज्ञानोदय। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था कि छापे खाने के कारण किताबें बड़ी मात्रा में छपने लगी और बच्चों, महिलाओं और साधारण व्यक्ति तक पहुंचने लगी। इस प्रकार ज्ञान का प्रकाश जो है बढ़ने लगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट, छापे खाने के कारण बड़े बड़े विद्वानों और दार्शनिकों के विचार बड़ी तेज़ी से लोगों तक पहुंचने लगे और लोग प्रत्येक बात को कसौटी पर कसने लगे ना। इससे पुराने अंधविश्वास और मान्यताएं कैसे टिक सकती थी, निरंकुशवाद अब कब तक टिक सकता था। ठीक है, तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा क्या चीज़ है कि मुद्रण ने लोगों के दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया। पुस्तकों ने लोगों के मन में विवेक और बुद्धि का ऐसा संचार किया कि लोग क्या चर्च, क्या राजसत्ता, सबका सामना करने के लिए तैयार हो गए ना। लुई बेस्टिन मैसेज ने लिखा है क्या कि छापा खाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद बह जाएगा। अगला पॉइंट है छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस के द्वार खुल गए ना। इसने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। ये है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है आपके पास ये है, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है। ठीक है, सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो लोकतंत्र जो है निम्नलिखित परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा सकता है। कि पहला पॉइंट क्या चीज़ है कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है ना। इसमें अमीर गरीब के वोट का सामान्य मूल्य है। सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों को एक समान अधिकार प्राप्त हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है जी। तो लोकतंत्र में सभी को समान वोट का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। सेकेंड पॉइंट क्या चीज़ है कि लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं के बराबर के अधिकार प्रदान किए गए हैं।
पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी अपने व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। ये लोकतंत्र गारंटी देता है। ठीक है, फिर आगे क्या चीज़ है कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है। दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर व सम्मान करते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं व आदर का सम्मान करते हैं। तो देख लेंगे इसमें। ठीक, पॉइंट नंबर 4 देखिए, सामाजिक समूहों के टकरावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है लोकतंत्र की जो है आपका सामाजिक विविधता को संभालता है इससे। ठीक, और अगला पॉइंट क्या चीज़ है इसमें, लोकतंत्र में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है कि वो कोई भी अपना धर्म चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो जरा, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें कि मुद्रा का क्या रोल है ना। तो क्या रोल है कि मुद्रा जो है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। सेकेंड पॉइंट क्या चीज़ है कि मुद्रा जो है वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करती है। मुद्रा लेन देन की सुविधा को सुविधाजनक बनाती है। और आपका क्या चीज़ है कि मुद्रा की सहायता से जो है हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। और आपका जो है पॉइंट नंबर 5, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया जो है सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। और बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है ना, ये अहम कर लीजिएगा इसको, ये अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है इसकी गणना जो है किससे की जाती है, मुद्रा का जो है इसमें बहुत अच्छी भूमिका होती है। और देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 9 क्या चीज़ है कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। इस प्रकार जो है देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण को कैसे किया जा सकता है ना। अच्छा, जल संरक्षण को हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जल दुर्लभता क्या चीज़ है, तो देखिए ज़रा इसमें क्या है आंसर कि पानी जो है यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण क्या हो रहा है, जल स्तर लगातार जो है नीचे जा रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभ होता जा रहा है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता वो बोलते हैं। ठीक है, कि पानी के स्तर को नीचे जाना, मांग होना, मतलब अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाना, क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं जल दुर्लभता। ठीक, अच्छा, जल संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो जल संरक्षण जो है पहला पॉइंट देखिए क्या है इसमें, वर्षा जल को संग्रहित करने की परंपरा विकसित नहीं हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा जल बेकार चला जाता है। वर्षा जल का मात्र कितना % जो है पानी हम लोग उपयोग में ला पाते हैं, 8.5% है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, जनसंख्या में भारी वृद्धि जल के अभाव का एक महत्वपूर्ण कारण है। जल का दुरुपयोग भी जल की दुर्लभता को जन्म देता है। अच्छा, अब आगे देखिए, उपलब्ध जल का जो है एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से प्रदूषित है, अर्थात उपयोग में लाने योग्य नहीं है। पॉइंट नंबर 4 क्या चीज़ है, भूमिगत जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इससे जल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। ठीक, तो ये सब जो है कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा, वर्षा जल को आप किस प्रकार से विकसित संरक्षण कर सकते हैं, तो टैंकों के द्वारा जो राजस्थान वगैरह में किया जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको मानचित्र में दर्शाने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, कि खनिज उत्पादन केंद्र है और जो है पत्तनआनी बंदरगाह पोर्ट, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है अच्छे से आप दर्शा सकते हैं कि अजमेर जो है, अजमेर किधर हो सकता है, आपका राजस्थान तरफ ना, और राजस्थान किधर पड़ता है, यहाँ पे। ठीक है जी, भारत के जो है इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ और वेस्ट में जो है आपका राजस्थान हो गया, तो अजमेर इधर हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप जो है इसको अच्छे से दर्शा सकते हैं कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो कहाँ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे
कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आशा करते हैं। इसी तरह से और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।